बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए ज़रूरी है। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानब, जिस पर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि अवाम को समाजी और मुआशी तौर पर अगर देखा जाए तो सियासत का इसमें कितना किरदार है हमारी आवाम को तैयार करने में। अगर मुआशरे की हम बात करते हैं तो नो डाउट जिस तरह हम तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से तेज़ी से हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे मसाइल जो हैं वो भी साथ साथ जन्म लेते हमें दिखाई देते हैं। कदीम ज़माने की जब हम बात करते हैं तब हमारी ख्वाहिशात भी महदूद थी और हमारे जो वसाइल थे उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही खुशगवार हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो वसाइल वो महदूद और ख्वाहिशात लामहदूद होती हमें दिखाई देती हैं। तो इस लिहाज से मुआशी तौर पे देखा जाए तो बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दौरे हाजिर के अंदर हमारे जो महंगाई इस वक्त हमारे मुल्क में है वो उसका हमें बेशुमार रुझान जो है वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारे आवाम, हमारे कौम की अगर बात की जाए तो बेशुमार उनको मसले मसाइल परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसमें जहाँ हम कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी को देखते हैं, वहीं पर अगर हम अपनी सियासत की बात की जाए तो हमारी सियासत का इसमें कितना किरदार है, किस तरह से वो अपनी आवाम को जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, अपने आवाम के अंदर शऊर बेदार करी, उनको आगाह करी, अवेयर करी। क्योंकि हमारे जो नौजवान तबके की अगर बात करते हैं वो हमारे जो रोल मॉडल होते हैं, जो हमारे फ्रंट स्क्रीन पे लोग होते हैं, जैसे कि हमारी सियासत के हमारे हुक्मरान हैं, तो उनको फॉलो करते हैं। जो बात उन्होंने कह दी उस पे वो गौर करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से आज हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो बेशुमार मसाइल का जिनका हमें सामना है, हम मुआशी लिहाज से जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उसमें सियासत का कितना अहम किरदार है कि वो मेंटली, फिजिकली हमारी आवाम को जो है, हमारे कौम के हर फर्द को, मुआशरे को वो किस तरह से तैयार करते हैं, किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं। इस पर आज हम इन डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जान कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में रुख करते हैं मुजफ्फराबाद का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल, और जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, बदलते मौसम को इंजॉय करते हैं, इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी बदलना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना है। और वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद जो हमारे मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, उनके सोल्यूशंस की तरफ जाएँ, उनको हल करने की कोशिश की जाए। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर आबद इकबाल खारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे जी। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, आप कॉलम निगार हैं सगीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम।
जी, आपको वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी प्रोफेसर आबिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अवाम के जो बेशुमार इस वक्त मसाइल हमें देखने में आ रहे हैं मुआशरे के अंदर, उसका मुआशी लिहाज से सबसे बड़ा मसला आप कैसे देखते हैं? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक आप बाकिरदार सियासतदानों को आगे नहीं लाएंगे, आप पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं लाएंगे। और देखें, एक मोहल्ले में क्या लोगों को पता नहीं होता कि ये जो मेरा लीडर है, ये जो मेरा काउंसलर है, ये जो मेरा एमपीए है, ये जो मेरा एमएनए है, इसका क्या किरदार है, इसकी सोच क्या है, इसका तर्ज अमल क्या है, ये कितना करप्ट है, कितना ये झूठ बोलता है, कितना ये सच बोलता है। मामलात का लोगों से तो कुछ वो ओझल नहीं होती ना चीज़ें, ये तो खुल के आ जाती हैं जब आप साथ रहते हैं। तो इसके बावजूद अगर हम करप्ट लोगों को सपोर्ट करें, हम अपने छोटे छोटे मुफादात की खातिर के जी ये मेरे बेटे को नौकरी ले देगा, ये मेरी सड़क पक्की करा देगा, ये मेरा गटर जो है वो बनवा देगा, ये सोलिंग लगवा देगा, तो जब आप ऐसे मुफादात की खातिर उन लोगों को असम्बलियों में भेजें जिन्होंने जाके कानून साजी करनी है, तो फिर आप क्यों ये उम्मीद रखते हैं कि ये हालात बदलेंगे और जो है ये लोग आपके मुफादात के लिए काम करेंगे। और आपको इस जुल्म के निज़ाम से मैं तो ये कहूँगा कि जिसमें हम 73 साल हो गए जकड़े हुए हैं, और अफसोस ये है कि उसमें से निकलने की कुछ तदबीर नहीं कर रहे। तो ये हमें सबसे पहले तो अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए अवाम को, बजाय इसके कि हम उंगलियां उठाएं ना। वो कहते हैं जब आप ऐसे इशारा करते हैं तो चार हुक्मरान, जी आप एक उंगली ऐसे उठाते हैं तो 3 उंगलियां ये जो हैं ये भी अपनी तरफ आ रही होती हैं। तो हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छा मैं यहाँ ये भी गलत फहमी दूर करूँ, कहते हैं जी सियासतदान अच्छे नहीं है, सियासतदान अच्छे नहीं है। भाई क्या 22 करोड़ लोगों में अच्छे लोग खत्म हो गए? नौज़बिल्ला। यानी ये तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आप गलत बयानी करते हैं। आप जो है वो एक तबके को खामखा आपने बदनाम कर दिया है कि जी सियासतदान अच्छे नहीं हैं। भाई आप इस मुल्क में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या है आपने उनको खुडे लाइन लगाया होता है, और जो हक और सच की बात करता है आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता, और बिलाखिर आप उसकी छुट्टी करा देते हैं। एग्जैक्टली। सगीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अवाम की जो समाजी और मुआशी तौर पे आज दौरे हाजिर की बात करें तो बेशुमार मसाइल का उनको सामना है, तो सियासत किस तरह से उनको तैयार करती है, सियासत का इसमें क्या किरदार है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो सियासी शऊर है इसमें कोई शुबा नहीं है, अल्टीमेटली वो लीड करता है टूवर्ड्स आपकी जो सोशल प्रॉस्पेरिटी है, ये जो समाजी जो तरक्की है उसकी तरफ लेके जाता है। और ये जुड़ा हुआ है आपकी तालीम के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ। आप यहाँ अगर किसी मुल्क के अंदर एक बाशऊर तालीम याफ्ता आवाम होगी तो वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर पॉलिटिकली अवेयर पब्लिक होगी तो वो समाजी तौर पे खुशहाल होगी, और अगर समाजी तौर पे खुशहाल होगी तो मुआशी तौर पे मजबूत होगी। बिल्कुल ऐसे। सो ये एक लिंक बनता है समाजियात का और सियासियात का। अब बात ये है तो हम ये देखें कि क्या हम तालीम याफ्ता हैं, समाजी तौर पे हम देखते हैं तो हम बहुत ही वीक सोसाइटी हैं। समाजी हमारे को इतने मजबूत और इतने को पायदार नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे जिसके ऊपर हम फख्र कर सकें। आप देखें जरा अपने आप को, हम अपने इर्द गिर्द जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि जी आपके पास जो है वो डिग्रियां हैं और आप तालीम याफ्ता हैं, बल्कि तालीम के साथ साथ जो है वो तरबियत भी बुनियादी मामले में कि जिसकी बुनियाद पे जो है सियासी शऊर लोगों में आता है। मतलब कि ऐसी बहुत सारी, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 20 साल पहले 30 साल पहले हमारे जो वालिदैन थे या हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे, वो मैट्रिक मुश्किल से मैट्रिक किया होता था इन लोगों ने, या किया होता था, लेकिन उन लोगों के अंदर जो है वो उनकी तरबियत बड़ी अच्छी होती थी, और नतीजा ये था कि
बड़ी प्रॉस्पर किस्म की सोसाइटी जो है वो हमें उस वक्त नजर आती है। मतलब कि उन लोगों में एक के लिए दर्द भी था, उन लोगों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी थी, बिल्कुल उनकी एहसास दिल हुआ में करता था। जी। अच्छा, अब वो सारी चीजें जो है वो अब खत्म हो गई। अभी हमें जो चीजें आती हैं वो मटेरियलिज्म नजर आता है, एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। जी हमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत की बजाय नफरत नजर आती है। कंपटीशन बढ़ गया है, उस बढ़ते हुए कंपटीशन के अंदर हर कोई जो है नफ्सा नफसी है। और इस सारे सिनेरियो को अगर हम ओवरऑल मुल्क की, अपने पाकिस्तान की मजमूई पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो सियासी बलूगत थी या जो पॉलिटिकल एडल्ट्री है हमारे जी यहाँ, वो नहीं इस तरह से हम अगर सियासी बालिग नहीं है। अच्छा, सियासी नाबालिग होने की वजह से हम ऐसे लोगों को इलेक्ट कर जाते हैं जो बाद में हमारे लिए मिसाइल का बायस बनते हैं। और सियासतदान ये चाहते हैं कि वो मुल्क के अंदर ना तरबियत होने दें, ना तालीम आने दें, चूंकि तालीम याफ्ता और पढ़े लोग और बालगु नजर लोग वो उनको वोट नहीं देंगे और उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उनको उस तरह से जो वो चाहते हैं उनके मामला को उस तरह से जो है वो आगे लेके नहीं जाएंगे। तो उनकी ख्वाहिश और कोशिश तो यही होती है कि वो किसी भी तरह से ऐसी सोसाइटी को पनपने की तरफ ले जाए, जो सोसाइटी जो है वो अनपढ़ जाहिल किस्म की सोसाइटी हो, जिनके अंदर जो है वो जो फीलिंगलेस सोसाइटी हो, और ऐसी सोसाइटी जिनके अंदर जो है ना तो रवायात है, ना नॉर्म्स है, ना वैल्यूज है, और उसके नतीजे में जो है वो वहां पे जो सरासीमगी और जो अनारकी जी और जो क्यास पैदा होता है जी सोसाइटी के अंदर, वो उनको है। और उसी की बुनियाद पे फिर वो अपने इलेक्शंस भी जीतते हैं, उसी की बुनियाद पे जो है वो अपनी चीजों को आगे लेके चलते हैं, उसी की बुनियाद पे वो स्लोगन्स और अपने मैनिफेस्टोज जो है वो तरतीब देते हैं। और फिर उनको पता है, देखिए लोग जो है हमारे यहाँ, लोगों जो यादाश्त है वो बड़ी कमजोर है। आप ठीक ज्यादा ठीक हो दूर गया ना सकीर जाए साहब, आपकी तरफ आप। मजीद भी आएंगे कि लोगों के अंदर कितना शऊर होना ज़रूरी है, उनकी यादाश्त की जो आप कमज़ोरी की बात करें इस पर भी हम बात करेंगे। जी, हमारे तीसरी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं आबदा राजा साहिबा, आप एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसी आप, सलाम। खैरियत से? बिल्कुल ठीक खुश ठाक। आमदीद कहेंगे आपको। थैंक यू। आबदा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे, इस वक्त हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है उससे आपका ताल्लुक है, तो किस तरह से आप देख रही हैं हुकूमत किस तरह फैसिलिटेट कर रही है अपने लोगों को, किस तरह से उनके अंदर शऊर बेदार कर रही है, उनको जो मसले मसाइल हैं उनसे लड़ने की किस तरह से तैयारी करवा रही है, ताकि ज़िंदगी के मामलात हैं वो तो चलते रहते हैं, अप डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन शऊर होना चाहिए कि हाँ कोई भी मसाइल है, मसला है, मैं हल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर की अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान ने जितना शऊर पैदा किया जी आवाम के अंदर, मेरे ख्याल में किसी लीडर ने ये काम नहीं किया सही। कि उन्होंने पूरी कौम को बेदार कर दिया। और ये जो बेदारी होती है और जो चेंज होता है वो माइंड सेट उन्होंने चेंज किए माशरे का, और माइंड सेट जब चेंज होते हैं तो तभी चेंज आता है एक। उन्होंने पूरी कौम को, और ना सिर्फ पूरी कौम को बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को बताया, जैसे इस्लाम के मतलब बताया कि हम दहशत गर्द नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे मतलब गलत थी, उन्होंने बताया। इसी तरह जैसे नौजवान हैं उनके लिए हम सारी जितने भी हम MPs हैं, MNAs हैं और कैबिनेट, हम इस पे स्पेशली इसके ऊपर काम करते हैं। और खान साहब खुद यूथ से, आपको पता है, अक्सर खिताब करते हैं और उनको बताते हैं कि ज़िंदगी को किन उसूलों से गुजारा जाए। Exactly. हम सुन्नत नबवी को भूल गए, आज की बेराह रवी जो है और जो हम मसाइल का शिकार हैं वो भी एक्चुअली इसी वजह से हैं कि हम घरों में तरबियत, अभी जो मेरे भाई पहले फरमा रहे थे जी जी वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो हमारी तरबियत हुई थी, हमारे माँ बाप इतना पढ़े नहीं हुए थे, मैट्रिक या प्राइमरी थे, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें हमें सिखाई थी। आज हम इतना बिजी हो गए, मैं जैसे हूँ पॉलिटिक्स में हूँ, हस्बैंड बिजनेस करते हैं, वो उधर चले जाएंगे, मैं उधर चली जाऊंगी। तरबियत का बड़ा रोल, तरबियत का बहुत बड़ा रोल है और उसको तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से जो समाजी और मुआशी हम अवेयरनेस की बात करें, इसमें तरबियत का कितना अहम रोल है, इस पर बात की जाएगी। लेकिन वक्त ब्रेक का, देखते रहें सच सवेरा।
नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि अवाम को समाजी और मुआशी तौर पर तैयार करने की बात की जाए तो इसमें सियासत का कितना अहम रोल है, सियासत क्या रोल प्ले कर रही है और किस तरह सियासत के ज़रिए हम अपनी नौजवान नस्ल को आगाह कर सकते हैं। दौरे हाजिर के जो मसले मसाइल हैं किस तरह से उनको हल किया जा सकता है, इस पर बात की जा रही है। अगर आज के मौजूद पर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी आबदा राजा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी, तरबियत के हवाले से आप बयान कर रही थी, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये बता रही थी कि तरबियत बहुत ज़रूरी है और तरबियत सबसे पहले एक छोटे बच्चे की घर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसे। और जो चीज़ें आपने 5 क्लास तक मेरे ख्याल में जो चीज़ें उसने सीख ली वो सारी ज़िंदगी उनके ऊपर अमल करता है। लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, हमने इसको बताना है, ये थोड़ा, बल्कि एक जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप को देख रहा होता है। माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोलेगा। माँ बाप जो चीज़ें कर रहे हैं, और फिर बच्चों को, आप अपने काम में बिजी हैं, बच्चों को साथ साथ बताना पड़ता है। जैसे मेरी मदर थी तो हमें हर वक्त बताती थी कि अच्छा ये है, हम रात को सोने लगते, बहुत छोटे थे तो पहले कहती थी कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फिर उसके बाद सो जाओ। अब मेरे बच्चे भी, हम टाइम नहीं है, सारे पहलू सिखाए जाते हैं। आपने बच्चों को बताना है, क्योंकि बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है और वो दुनिया में आता है, उससे नहीं पता होता, उसका दिमाग खाली होता है, उसको मेकअप हमने करना होता है कि किस तरीके से हमें। अभी मेरे ख्याल में जितने भी जराइम हैं अभी, जितने मसाइल का हम सामना कर रहे हैं, आप खुद देखें कि कितनी बच्चियों के साथ जो गलत चीज़ें कर रहे हैं लड़के, जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, बहुत से जो मंशात के अंदर हमारी लड़कियां भी लड़के भी इतने ज़्यादा मंशात के अंदर मंशात दिखाई दे रहे हैं में इन्वॉल्व हो गए। यूनिवर्सिटीज़ में पहले तो ये होता था कि आम मोहल्लों में फिरने वाले लड़के सिगरेट पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पे अच्छे घरों के, मतलब आप गवर्नमेंट को ले लें, गवर्नमेंट के स्कूलों में भी ये इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, फैशन के तौर पे ये फैशन बन गया है। क्योंकि वो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, तो फैशन बन गया है कि भाई आपने वो जैसे हीरो होता है, उसने शराब पी हुई है नशे में और वो ये कर, वो उसी तरह से मतलब बच्चे करना शुरू हो गए। एक और दूसरी बात ये है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, देखिए पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो कौम को सीधी राह दिखाए। आपने उनको एक गाइडलाइन देनी होती है। लोग आपकी बात सुनते हैं हल्के के अंदर, जो हम बात करते हैं वो लोगों पे असर रखती है। भाई ये बात कर रहे हैं, ठीक करते हैं। जब हम मतलब माइक हमारे हाथ में होता है और नीचे सैकड़ों या हजारों लोग बैठे होते हैं, तो आपने कोई ऐसी बात करनी है जिससे उनके ऊपर अच्छा असर भी हो, आवाम के लोगों के इस्लाह हो सके। तो तरबियत आपके घर से स्टार्ट होती है। वहाँ हमने सबसे बड़ा जो किरदार अदा करना होता है माँ ने करना होता है, वालिदैन का है। लेकिन अकेली माँ नहीं कर सकती। अगर जैसे लड़के हैं तो मैं खुद, क्योंकि मेरे भी बेटे हैं, तो अगर माँ, बेटे हों या बेटियाँ हों, लोग यही सोचते हैं कि सब कुछ माँ का है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बाप जब उनकी तरबियत करता है ना, और बाप उनके साथ खेलता है, बाप उनकी सारी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है बच्चों के अंदर। बिल्कुल ऐसे। तो माँ बाप प्लस टीचर हो गए और प्लस जो पॉलिटिकल लीडर हो गए, ये सारे मिलके इसके ऊपर काम करेंगे तो हम माशरे के अंदर से बुराइयों को खत्म करेंगे और अच्छाइयों को लाएंगे। यकीन है। और हमने बताना है कि सुन्नत नबवी के ऊपर आपने चलना है, सुन्नत के ऊपर चलना है, अपना कल्चर नहीं छोड़ना। देखें जो लोग अपना कल्चर, अपना आप, अपना सब कुछ भूल जाते हैं और ये झूठी दुनिया और झूठी शान शौकत और बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, यकीनन तरबियत में वालिदैन का, हुक्मरान का सबका बहुत ताल्लुक। आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आबदा साहिबा फरमा रही कि तरबियत का बहुत अहम रोल है, बच्चे जो हैं वालिदैन को फॉलो करते हैं, वालिदैन के बाद मुआशरे में हमारे जो लीडरान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनको देखते हैं, तो शऊर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको आगाह किया जाए, उनको बताया जाए। जिस तरह हम बाकी तमाम शोबे ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आगाही रखते हैं, इसी तरह सियासत के बारे में भी हमें शऊर होना चाहिए। और दौरे हाजिर में देखें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सियासत को देखना या सुनना चाहते होंगे। मैडम अभी बात कर रही थी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा, और मैं सोचता हूँ कि अगर ये वाक़या हमारे सारे लोग जान लें और इसके मुताबिक अमल कर लें तो हमारे मुआशरे में से जुल्म का ख़ात्मा हो जाए। और आप अंदाज़ा करें, ये मैं अपने वॉलंटियर्स को कहा करता हूँ कि ये छोटी उम्र में रज़ाकाराना काम करना भी सुन्नत नबवी है। बेशक 15 साल की उम्र थी आप सल्लम की, तो हल्फुल फजूल का वाक़या पेश आया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि जुबैद कबीले का एक शख्स आया, उसने आके मक्का में अपना सामान बेचा, तो आस बिन वाइल ने वो सामान खरीदा और उसका हक रोक लिया।
उसने हलीफ कबाइल मखदूम, अब्दुद्दार, जमा, सहम, अदी इनसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने जो है ना उसकी मदद ना की। तो वो जबले अबू कुबैस पे चढ़ गया और उसने अशार पढ़े और अपनी मजलूमियत की दास्तान बयान की। तो जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने फिर इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है वो बेयारो मददगार क्यों है, इसकी मदद क्यों नहीं की जाती, इसको इसका हक क्यों नहीं दिलाया जाता। फिर उनकी कोशिशों से चंद कुरैशी कबाइल, जिसमें बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी ज़हरा बिन कलाब और बनी तैम बिन मुर्रा, ये सारे इकट्ठे हुए। ये अब्दुल्ला बिन जुदान तैमी थे, उनके घर, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग थे और उनकी बड़ी इज्जत थी, उनके घर इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने ये फैसला किया कि आइंदा से मक्का में जो भी मजलूम होगा उसकी मदद की जाएगी, और चाहे वो मक्का का हो चाहे वो बाहर से आया हो। और इसके अलावा अगर किसी का हक मारा गया तो हम सब मिलकर उसको उसका हक दिलाएंगे। अब आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ रसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के घर एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि उसके इवज मुझे सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर मुझे इस्लाम में भी ऐसे काम के लिए बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। यानी इसका मतलब है कि मजलूम की मदद करना, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना और उसके हक के लिए कोशिश करना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक हदीस में और कोट कर दूं, ये सही बुखारी की 3455 नंबर हदीस है। अबू हाजिम कहते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा की खिदमत में 5 साल तक हाजिर होता रहा, उनकी मजालिस में शरीक होता रहा। तो उनसे मैंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई किया करते थे। आप इससे अंदाजा करें कि ये सियासत जो है वो कितना बड़ा काम है, यानी ये भी सुन्नत रसूल है। अब हमारे हमने क्या किया है, हमने सियासत को गाली बना दिया, यानी ये भी शायद हमने अमेरिका से लिया, वहां आम बंदे जो है ना बात करनी नहीं चाहते, इस तरह से हमने सियासत का एक इमेज जो है वो क्रिएट जी बिल्कुल, यानी ये तो बुरी चीज है। इसका अब देखें ना, उलमा जो है इस पे बात ही नहीं करते, वो कहते जी हमारा सियासत से क्या काम। भाई ये तुम कौन से दीन की बात करते हो, जुदा हो दी सियासत से, खिदमत खल्क का नाम है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो पीछे तो फिर यही रह जाएगा ना, वो जो इकबाल ने कहा कि है वही साजे कोहन मगरिब का जमहूरी निज़ाम है, जिसके पर्दों में नहीं गैरज नवाए कैसरी। वो तो फिर बादशाही हो गई कि पहले बादशाह जो थे वो एक होता था, अब जो है वो बादशाह 300 हो गए हैं, काफी ज्यादा हो गए। जी सगीर साहब, आपकी तरफ आते हैं। सियासत का नाम जो है वो भी खिदमत खल्क में ही लिया जाता है, लेकिन दौरे हाजिर की बात करें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सियासत के बारे में शऊर होगा। तो किस तरह से सियासत के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए और एक पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि हमारे जो मसले मसाइल उनका हल निकाल सके, जो खिदमत खल्क है वो हम कर सकें? देखिए, उसके लिए आपको पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस करनी होगी। पूरी दुनिया के अंदर वो लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जो सियासत में आते हैं, वो रोल मॉडल कहलाते हैं। आप वेस्टर्न पॉलिटिक्स को उठा के देख लें, हमारे यहाँ वही एक मॉडल है। हम जो जमहूरियत, हमारा अपनी जमहूरियत नहीं है, हमने जो पार्लिमानी जमहूरियत है ये मुस्तार ली हुई है वेस्ट से। सो अल्टीमेटली आपको बहुत सारी कदरें भी जो है वो वहां से लेनी पड़ती हैं मॉडल के साथ साथ। ठीक है। वो हम डेफिनेटली नहीं ले पाए, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट है हमारे यहाँ। मसलन है कि हमारे एक आइन की आर्टिकल है 62-63। आप देखें इस बात के तहत कितने लोग ऐसे हैं जो नाअहल होकर घर बैठे हुए हैं। इवन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है एक साबिक, वो भी इसी वजह से नाअहल हो गए। फिर आपके बहुत सारे और लोग हैं, उनके ऊपर भी यही लगी, चूंकि वो सादको अमीन नहीं थे, झूठ बोला उन्होंने, चीजें छुपाई। सो जब आप जो पॉलिटिकली लोग जो हैं जो सियासत के अंदर है, वो रोल मॉडल बनने की बजाय जब वो खुद जो है दौलत को, जब वो खुद दौलत कमाने के लिए आए होंगे, या वो खुद जो है वो करप्शन का मंबा और मरकज होंगे, तो फिर आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप करप्शन ना करें। लिहाजा वो जो निचले लेवल पे जो करप्शन आपको नजर आती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोअर लेवल की करप्शन है, वो सारी जुड़ी हुई है आपकी हायर करप्शन के साथ, और वो उसी ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो आपकी सोसाइटी में नजर आता है। ठीक है। आपको क्या, जो थड़े पे बैठा हुआ शख्स है जिसने आल्दो अपनी छोटी दुकान लगा रखी है, वो जो चाबड़ी फरोश है, और उस
से लोग जो गुजर रहे हैं वहां से वो गुजर नहीं पा रहे हैं, और उनको उस पर्टिकुलर उस जहाँ पे वो बैठा हुआ है वहां से सड़क पे उतरना पड़ता है जहाँ पे तेज ट्रैफिक है। तो वो भी इनफैक्ट जो है वो भी करप्शन कर रहा है, वो कोई अच्छे काम नहीं कर रहा। ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं। जो वो छाबड़ी वाले की करप्शन से लेके जो उसने थड़े पे कब्जे की सूरत में कर रखी है, या ये जो मुख्तलिफ आप चले जाए मुख्तलिफ ऐसे छोटे शहर, या इवन आप रावलपिंडी में इस्लामाबाद के उसमें चले जाएं तो आप देखेंगे कि रोड के बीच में रेडियां लगी होती हैं। अच्छा, वो रेडी वो रास्ता रोक के खड़े होते हैं, आप वहां से गाड़ी नहीं गुजार सकते, आप वहां से पैदल नहीं चल सकते। अब अगर आप उनको रोकें, कहें कि ये आपने गलत कर रखा, हाँ। आपने ये इसके ऊपर आपने अपनी दुकानदारी लगा रही है, तो आपके गले पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा कि जी देखें जी, गरीब आदमी की तो दुनिया ही नहीं है, गरीब आदमी का तो वो ही नहीं है, और वो अपनी गुर्बत को भी एक्सप्लॉइट करता है। ये बिल्कुल है जिस तरह पॉलिटिकल लीडर अपनी उस चीज को एक्सप्लॉइट करता है कि देखें मैंने झूठ नहीं बोला था, बल्कि मेरे खिलाफ जो है ये एक साजिश हुई है, और वो लफ्ज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जब इस तरह से सगीर साहब, जब इस तरह से हमारे हुक्मरान हैं या हमारा कौम का फर्द है, हमारे शहरी हैं, अगर वो इस तरह के एक्सक्यूजेस सामने रखेंगे तो कैसे शौर जो है वो बेदार होगा? किस तरह से हम अपनी जो यूथ है, हमारे बच्चे हैं, उनको हम क्या सबक देंगे, उनके लिए कैसे रोल मॉडल बनेंगे? देखिए ना, नहीं है ना रोल मॉडल। आप देख लें कि आपकी यूथ जो है वो बेरारवी का शिकार है। आपकी यूथ जो है वो से आज की यूथ की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ये इस यूथ से ये वो वाले नौजवान नहीं है जिसके बारे में इकबाल ने जिनको शाहीन कहा था, जिनको कहा था कि तुम पहाड़ों की चट्टानों पे जो है बसेरा करो और तुम्हारा नशेमन जो है वो फिजाएं हैं और ऊंचाई है। तो वो चीजें तो अब नहीं रही। ये आज की यूथ जो है ये एक ऐसी महार यूथ है जो इंटरनेट पे बैठी हुई है, एक रोबोट की तरह काम करे, जिस तरह उनको चलाया जा रहा है वो चल रहे हैं। एग्जैक्टली। आप देखें कि रवैये, बिहेवियर्स जो है ये बड़े मैटर करते हैं सोसाइटी के अंदर। यानी वक्त वो था कि जब आपकी जो फिजिकल गेम्स हुआ करती थी, वो फिजिकल गेम से निकल के अब सारी की सारी जो है वो कंप्यूटराइज्ड गेम है, मोबाइल के ऊपर गेम्स हैं, ऐसे एप्स आ गए हैं खेला जा रहा है, और जिसके नतीजे में जो है वो एक खास किस्म का एक माइंडसेट है जो हम बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए वॉकर में बच्चा लेटा हुआ है और सामने वो छोटे कार्टून लगा देती हैं, और वो कार्टून देख के जो है वो बड़ा होता है। तो ऐसी को आप क्या कहेंगे, ये कितनी एक तरबियत नस्ल होगी, वो आप उसका दादा बखूबी लगा सकती हैं। और फिर अगर इनको कहा है कि ये जाके जो है वो पॉलिटिकल जो सेटअप है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अपना रोल प्ले कर सके, तो मुझे इनका रोल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा इस यूथ का आने वाली उसके अंदर। ये ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, ट्विटर तो यूज ही नहीं करते, इंस्टाग्राम करती है यूथ, ये वहां बैठ के ज्यादा से ज्यादा एक आध कोई शेयर कर सकते हैं चीज, उसके अलावा इनसे कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी सी इससे ऊपर की जो जनरेशन है वो कदरे बेती, और आज की जनरेशन के ऊपर तो मैं बताऊं मुझे बहुत मायूसी है। यकीनन आज के यूथ की बात करें, वो अपनी डिसीजन नहीं ले पाते, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली मिली हुई जरूर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसने पैदा करना था? माँ बाप ने पैदा करना था। माँ बाप इस जो मईशत की चक्की के दो पार्टों के दरमियान इस बुरी तरह से पिस रहे हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। जब बाप भी नौकरी करेगा, माँ भी नौकरी करेगी, बाप भी लेट आएगा, माँ भी लेट आएगी, तो बच्चों की क्या करेगी? फिर थके हारे आते हैं, घर में आके सोने को तरजीह देते हैं, या थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेते हैं, या उनका खाने पीने की तरफ रुझान है। देखिए, बच्चों को लेके जाके KFC खिला देना, मैकडॉनल्ड्स खिला देना, किसी अच्छे होटल पे जाके खाना खिला देना, ये तरबियत नहीं है। तरबियत जो है वो एल्स तरबियत का पहलू है कि बच्चों के अंदर शौर बेदार किया जाए, हमारी जो मामलाते ज़िंदगी है उस बारे में उनको आगाह किया जाए कि क्या हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह से आप खुद को लेकर चल सकते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं। यकीनन इसमें वालिदैन का भी बहुत अहम रोल है। मजीद भी अपने मेहमानों से डिटेल बात कीजिएगा, लेकिन वक्त से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि आवाम को समाजी और मुआशी तौर पर तैयार करने में हमारी सियासत का कितना किरदार है, क्या रोल प्ले कर रही है, इस पर बात की जा रही है। अगर आज के मौजूद पर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब जैसे आपकी तरफ आते हैं, जिस तरह सगीर साहब बात कर रहे थे कि हमारी आज की यूथ वो यूथ नहीं है जिसका इकबाल ने जिक्र किया था, वो यूथ नहीं है जिसका कायद ने जिक्र किया था। तो ऐसी क्या वजह है, क्यों हम अपने यूथ को, अपने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को वो शऊर, वो आगाही नहीं दे पा रहे जो हमें देनी चाहिए? क्योंकि हमारे कौम का मुस्तकबिल हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल है। और जिस हम सियासत की या जिस हम मुआशी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, वो यकीनन अगर हमारी नौजवान नस्ल को, यूथ को, बच्चों को अवेयरनेस, आगाही होगी तो सियासत के ऑटोमेटिकली उनको ये अवेयर हो जाएंगे इस बारे में। एक्चुअली तरबियत की बात होती है। अगेन मैं यही कहूँगी कि जो आपने तरबियत हमने देनी थी, माँ बाप दोनों बिज़ी होते हैं, बच्चों को तरबियत, जो ऐसे जाहिल गवार हमारे बच्चे उनके पास नौकरों के पास होते हैं, वो उनको क्या सिखाएंगे? हाँ। एक तो तरबियत की कमी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने उनकी जो जिस तरीके से तरबियत करनी थी, पहला मरहला हमारा घर है, तरबियत नहीं की। सबसे पहला मरहला हमारा घर है। सेकंड हमारा शुरू होता है टीचर से। आज के टीचर वो टीचर नहीं है जो हमारे टीचर होते थे। आज का टीचर सिर्फ टाइम देख रहा होता है, वो सिर्फ नौकर बन गया। अब इसीलिए बच्चे उनकी उस तरह से अदब एहतराम जिस तरह हम अपने टीचर्स का करते थे वो नहीं कर रहे। पेरेंट्स उस तरह की नहीं रहे, टीचर्स उस तरह की नहीं रहे। बस उन्होंने एक ड्यूटी देनी है और वो टाइम चेक करते हैं और चले जाते हैं। पहले तो ये होता था कि कोई बच्चा थोड़ा नालायक है, वो शाम को टीचर कहता था मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फ्री में। अब ट्यूटर हम लगवाते हैं। एक बात ऐड करना चाहूंगी कि टीचर शायद इस वजह से भी सही टाइम या तवज्जो नहीं दे पा रहा। जिस तरह से टीचर की एक वैल्यू होती है, जिस तरह उसको अकोमोडेट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। माशरे में उसको वो मकाम नहीं मिल रहा। शायद यही भी एक वजह हो सकती है। माशरे में मकाम आपको अपना खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो उन्होंने अपना खुद, मेरे भाई ने अभी बहुत खूबसूरत बात की थी कि सियासत जो है वो इबादत होती है। तो हमने अपना मुकाम खुद बनाना होता है। जब जो सियासतदान है जिसने आपको राह दिखानी है वो खुद चोर होगा, उसकी कोई भी अदब एहतराम नहीं करेगा। जो टीचर है, जब हमारा ज़माना था, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या समझती कि बहुत ज़्यादा उनको पे किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा था? नहीं, वसाइल जो थे वो हमारे जो थे सो थे। नहीं, मसाइल हर दौर में, जब आप सोचे जब हम छोटे थे तब भी मसाइल का ढेर था। एक मसाइल होते हैं, लेकिन शायद वो अब ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल अब ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन उस वक्त भी मसाइल थे। हम ये नहीं कह सकते उस वक्त ज़्यादा गुर्बत थी। अब तो ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं और ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और पैदल जाया करते थे हम। जब गांव में रहते थे तो बच्चे पैदल जाते थे, टीचर्स पैदल जाते थे। अब तो इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है बच्चों को, गाड़ियाँ घर से लेके जाती हैं। टीचर अदब एहतराम जो खोया है, जो अदब एहतराम खोया है सब ने टीचर्स को नहीं। ये बात दुरुस्त है कि जितना फैसिलिटेट करना चाहिए था उतना नहीं किया। हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है, उनको करें जिस तरह महंगाई और सब चीज़ें। लेकिन हुकूमत भी क्या करे, इतने सारे मसाइल के अंदर फंसी हुई है। ठीक है। उसके अलावा जो खुद एक जिम्मेदारी होती है इंसान की, देखें एक इंसान होता है ना खुद भी अंदर से, वो उस तरह से वो चीज़ें, वो अच्छाइयाँ जो अंदर से होती हैं ना आपके अंदर, वो कहते हैं ना जब बात दिल से निकलती है तो असर करती है। जब आप अंदर से ही इतना आपके अंदर शऊर नहीं है, या आपका दिल ही नहीं है पढ़ाने को, या आप टाइम गुजार रहे हैं, या आप क्लास का बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको पर्सनली इंटरेस्ट लेना होता है बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो वो तो हम ना, उनकी तालीम और तरबियत हो रही है, खाली डिग्रियां। देखें अभी आपने देखा होगा बड़ा वो जाफर का एक केस था, बाहर से पढ़ के आया बच्चा। इस तरह बहुत से बच्चे जो बाहर से पढ़ के आ गए, लेकिन वो नफसियाती तौर पर पता नहीं क्या हैं कि उन्होंने इतने क्राइम करते हैं। पहले लोग अनपढ़ थे लेकिन इतने क्राइम नहीं थे, मंशात इतनी ज़्यादा आम नहीं थी। अब क्यों है? अब उसकी वजह यही है कि ना उस तरह के टीचर हैं, ना उस तरह के पेरेंट्स रहे जो हमने तरबियत करनी थी। हम ये कहें कि बच्चों का कसूर है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। इसमें हमने ये मोबाइल उनको दे दिए, हर बच्चे को, हर बच्चा अपने अपने मोबाइल पे, माँ अपने मोबाइल पे रखी हुई है, बाप अपने मोबाइल पे रखा हुआ है, स्कूल में टीचर्स अपने मोबाइल पे रखे हुए हैं। ट्यूशन हमारी मजबूरी है, हम कहते हैं कि वो आके ट्यूटर की जरूरत है। बिल्कुल हाँ, ट्यूटर आता है शाम को तो वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है।
पेरेंट्स अपने बिजी हैं, वो टाइम गुजारेगा, महीने बाद कहेगा फीस दे। ठीक है, हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर साहब, टीचर्स के हवाले से चूंकि बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें टीचर की भी कोई गलती, कोई लापरवाही है कि वो उस तरह से बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहा, उस तरह से अवेयर नहीं कर पा रहा, सिर्फ डिग्रियां और मार्क्स और ग्रेड GPA तक हमारी तालीम तरबियत रह गई है? मैडम, मैं वैसे इख्तलाफ ये करूँगा कि पहले हमने नौजवान नस्ल को रगड़ा लगाया यहाँ बैठ के, और नौजवान नस्ल के नुमाइंदों को आपने बुलाया नहीं है। अब आप टीचर्स की तरफ आ गए हैं, और चाहिए तो ये कि पहले यहाँ एक दो टीचर्स को बिठाएं, उनको सुने और फिर हम उनके ऊपर बात करें। ठीक है, मतलब ये तो चले, मैं मानता हूँ जो इकबाल ने कहा कि यार अब शिकायत है मुझे खुदावंदाने मकतब से कि सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो यानी और वो फरेब खोरदा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, हम पहले रोना रोते थे कि जी ये नौजवान नस्ल जो है इंडियन फिल्में देखती है और ये गलत चीज़ें देखती है। आपने तुर्की का जो नजरियाती ड्रामा बना अर्तुगरुल वो लाए, और अब जो है वो एदादो शुमार बता रहे हैं कि इंडियन ड्रामे और फिल्में कम देखी जाती हैं, तुर्की ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो इस्लामी हिस्ट्री के ऊपर बने हैं। तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा अल्टरनेटिव दिया तो वही नौजवान नस्ल आप अच्छाई की तरफ रागिब हो रही है। तो ये सारा कसूर जो है ना नौजवान नस्ल का या उसातिज़ा पे ना डालें। मैं ये कहूँगा, देखें मौजू की तरफ आए, आज सियासत मौजू है ना, तो आप पहले ये माने कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेट की होती है, स्टेट माँ होती है, इस माँ ने सबसे ज्यादा बड़ा किरदार अदा करना होता है। अब मीडिया का किरदार वही है जो उसातिज़ा का किरदार था, मीडिया का किरदार वही है जो पेरेंट्स का था, जो माँ बाप का था, बल्कि ये तो वो मीडिया है जो आपकी जेबों में घुस गया है, जो आपके बेडरूम में दाखिल हो गया है। आप कितनी देर बच्चा जो है वो उस्ताद के साथ रहता है, कितनी देर जो है वो माँ बाप के साथ रहता है, और आप जरा अंदाजा करें कि कितनी देर वो मोबाइल के साथ ज्यादा टाइम उसका गैजेट्स, मोबाइल गैजेट्स के साथ, उसका मोबाइल के साथ, उसका टैब के साथ गुजरता है। इसका मतलब है कि अब बड़ा किरदार उसकी ज़हन साजी में, उसकी तरबियत साजी में मीडिया कर रहा है। अब मीडिया को कंट्रोल किसने करना है, मीडिया को गाइडलाइन किसने देनी है, मीडिया से अच्छी चीजें किसने नशर करवानी है, किसने बनवानी है, ये इस सब में किरदार आता है स्टेट का। मेरे भाई साहब सगीर साहब फरमा रहे थे कि सियासी शऊर की कमी है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान क्या सियासत के एक आप कह लें कि सियासी मुहिम के नतीजे में नहीं बना, क्या इंतखाबात के जरिए नहीं बना? कायदे आजम ने कौन सा जो है वो गैर सियासी रास्ता इख्तियार किया है? क्या उन्होंने साजबाज की दुश्मनों, यानी दुश्मन भी वो जो अपनी वक्त की सुपर पावर था, और दूसरी तरफ एक इंतहाई शातिर और मकार जो है वो दुश्मन था। उन दो बड़े दुश्मनों के दांतों में से पाकिस्तान को निकाला है, छुड़ाया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो क्या किया? सियासत ही के जरिए से किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज भी हम देखें, डॉक्टर जिन्ना साहब ने गुलाम अब्बास साहब थे कश्मीरी रहनुमा, उन्हें ये कहा था, गुलाम अब्बास साहब ने कायदे आज़म की जहानत और फरासत की बड़ी तारीफ की, तो आगे से जिन्ना साहब ने चौंक के कहा कि मेरे दुश्मन मेरे बारे में जो भी राय कायम करें उनको ये हक है, लेकिन मेरे दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस सियासत से कांग्रेस को हर कदम पे मात दी है उसका नाम रास्तबाजी और सच्चाई है। यानी खुद जिन्ना साहब ने कहा कि मेरी जो खूबी है जिसकी वजह से मैंने ये अचीवमेंट्स की हैं वो क्या है? रास्तबाजी और सच्चाई। तो आप बाकिरदार लोगों को लाएं। मैं कहता हूं इस कौम में इतना पोटेंशियल है कि ये चंद अशरों में जो है वो सुपर पावर बन सकती है। मौजे तंग ने अगर 10 मिलियन लोगों का मार्च निकाला था तो उसमें भी उसने अपने उस बेटे और बीवी को भी साथ निकाला जो बीमार घर में पड़े हुए थे। क्यों? वो रोल मॉडल था, उसको पता था मैं लीडर हूं, मैं जो करूंगा लोग उसको फॉलो करेंगे। तो आप ऐसे लीडर ले आए। मैं कहता हूं ये कौम जो है 4 दिनों में आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, सुधार जो पैदा हो जाएगा। सगीर साहब आपकी तरफ आते हैं। प्रोफेसर आबिद साहब ने मीडिया के रोल की तरफ इशारा किया है कि सियासत का और मीडिया का बहुत अहम किरदार है हमारी यूथ के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने में। जहां हम तरबियत की बात कर रहे हैं, आवाम की तरबियत करने में, बच्चों की तरबियत करने में, आपकी राय जानना चाहेंगे इस बारे में, आप क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि पहले मैं आपके सामने एक चीज रख दूं, वो ये कि 46 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और बेशतर लोग ऐसे हैं, अगर आप डाटा उठा के देखती हैं
तो पूरी दुनिया में जो फेसबुक के जो यूजर्स हैं वो सबसे जी। ज्यादा है। हाँ। वो कोई 2400 यानी कोई 2400 मिलियन के करीब लोग हैं। फिर इसी तरह इसके बाद यूट्यूब आता है, 1800 कुछ मिलियन जो है ये हैं, जी। और फिर नीचे और बाकी सारे के सारे साथ साथ चल रहे हैं। सो आप देखें 46 मिलियन यूजर्स जो सिर्फ सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और इसमें आप ये देखें कि डाटा ये कहता है कि जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप में जाते हैं, रादर देन हमारे यहाँ तो होता था ना कि हम घरों में जाके मिलते थे और ये वो सारा जो सोशलाइजेशन सारी की सारी करते हैं, वो 14.9% लोग हैं जो सिर्फ रिलाई ही सोशल मीडिया पे करते हैं, वो लोगों से मिलते ही नहीं। सही। अच्छा, फिर कि मोर रिलायंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो 31% है। अच्छा, और ये 61% तक जाता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है जो क्रिएट हो रही है या की वजह से यूथ के अंदर और सोशल मीडिया यूजर्स के अंदर, वो 88% तक जा रही है। अब देखें कि ये कितना बड़ा वो है। फिर आप देखें कि जो लोनलीनेस जो इंक्रीज हुई है वो 69.1% इंक्रीज हुई है। ये डाटा गूगल का है। ठीक। अब देखें कि पाकिस्तान से जो पोर्न साइट्स के ऊपर जो हिट्स और क्लिक्स जाते हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान में, पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पे है दुनिया में, और सबसे ज्यादा इंडिया है। आबादी के एतबार से देखें और अदरवाइज भी देखें तो इंडिया चूंकि बहुत बड़ा है, वहां से कहीं ज्यादा है, और फिर उसके बाद दो चार और बड़े मुल्क हैं आबादी के एतबार से, और फिर हमारा नंबर आ जाता है। अब मुझे बताइए कि जब हमारी यूथ इस तरह की बेरारवी का शिकार हो, जब उनको सारी का सारा उनकी रिलायंस ही जो है वो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे हो, और सारी उनकी जो है, और वही उनको लेके चल रहा हो, वहीं पे नैरेटिव सेट हो रहा हो, वहीं पे सारे इनकलाब आ रहे हो, सारे के सारे रेवोल्यूशन की जितनी भी कस्में हैं वो आपको आगे वहीं पे नजर आती है, गालियां भी वहीं पे पड़ रही हों, वहीं पे शाबाशें मिल रही हों, तो फिर किस किस्म की आप बना रहे हैं यूथ, और किस तरफ जा रहे हैं, या आप उसका अंदाजा आप जो है वो बेहतर लगा सकती हैं। सो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत जरूरी है कि हमें डिजिटल मीडिया के अंदर जो है, क्योंकि मैं एक तवील अरसे से इसी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, और बतौर जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर काम करने के बाद और टॉप पोजीशंस पे काम करने के बाद मुझे पता है, मैं अभी एक चैनल हमने लॉन्च करना है, यकीन करें हमें लोग नहीं मिलते, इंट्रोड्यूस करते हैं हो जाते हैं, उनमें वो वाली चीज ही नहीं है जो कि एक जो रिक्वायर्ड एक जो मादा होता है लोगों के अंदर, बच्चों के, वो हमें मिलता ही नहीं है। लोग कहते हैं ओ जी नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूँ भाई ढंग के बंदे नहीं मिलते। सो बड़ा फर्क है। पहले वो सलाहियतें पैदा करने की जरूरत है। सकीर साहब आपकी तरफ आएंगे, चूंकि ब्रेक की जानिब हम बढ़ना है। आबदा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी यूथ को किस तरह आगाह किया जाए, चूंकि मीडिया, डिजिटल मीडिया की हम बात करें, सियासत की बात करें, सबका एक अपना अपना अहम रोल है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सियासत हो, रियासत हो, कौम के हर फर्द की अपनी भी इंडिविजुअली एक जिम्मेदारी है। ना सिर्फ हम डिपेंड करें कि हमने सोशल मीडिया से सीखना है, डिपेंड करें हमें रियासत और सियासत गाइड करेगी, नहीं, अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझे, खुद में किस तरह से शौर जो है वो बेदार किया जाए। और आखिर में आपका एक मैसेज भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं यही समझती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, वो उसके अंदर अपना जो किरदार अदा करना था वो करें। ठीक है। टीचर्स अपना किरदार अदा करें। पॉलिटिकल जो लीडर हैं, सियासत एक इबादत है। और मेरे भाई ने अभी जो कहा था कि ज़र पाकिस्तान जो बना वो भी तो एक सियासी लीडर ने बनाया है जी। और सियासत को पता नहीं क्यों गाली बन गई है। सियासत तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सियासत करते थे। सियासत एक इबादत है, गाली नहीं है। चंद एक लोगों की वजह से आप नहीं कह सकते कि सियासत कोई गंदी चीज़ है। सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने किया, जितनी खिदमत सियासत के अंदर है इतनी किसी की भी नहीं है। सो सारे जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया उसको हम दूर करने की, ख़त्म करने की कोशिश करें मिलजुल कर। जी बहुत शुक्रिया आबदा राजू साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते
सत्सुरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। और आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि आवाम को समाजी और मुआशी तौर पे तैयार करने में हमारी सियासत का कितना अहम रोल है, क्या किरदार वो प्ले करे, इस पर हम बात कर रहे हैं। और आज के मौजूद पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आबिद इकबाल साहब हमारे साथ हैं जी, आबिदा राजा साहिबा हमारे साथ हैं, और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया हुआ है अहमद सगीर साहब ने। आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। प्रोफेसर आबिद इकबाल साहब, आपकी तरफ आते हैं। दौर हाजिर की अगर बात की जाए, जहाँ हम समाजी और मुआशी तौर पर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए कॉम्पिटिशन का एक रुझान हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्या इस कंपटीशन की आड़ में भी हमारा मुआशरा जो है, हमारी मईशत जो है, जो मुआशी तरक्की है, कहीं ना कहीं उसमें बिगाड़ या कहीं ना कहीं रुकावट आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो मटेरियलिस्टिक दौड़ में हम पड़े हुए हैं ना, कि जी फलां के पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं, उसका इतने कनाल का बंगला है तो मेरा जो है वो छोटा क्यों है, वो 4 वर्ल्ड टूर कर आया तो मैं एक क्यों नहीं अभी तक कर सका। मेरा ख्याल है इससे निकलने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। यकीनन अगर हम अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो फिर चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, हम साइंटिस्ट बन जाएं, हम जो है वो इंजीनियर बन जाएं, या हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ज़ाहिर है आप ना कौम को आपका कोई फ़ायदा होगा और ना खुद आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बिल आखिर आपका अंजाम जो है वो यही कोई इबरतनाक ही होगा। यानी ज़ाहिर है, मैंने बड़े बड़े आप देखें बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के इस वक्त, जो एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनके बारे में पता चला कि वो कहते हैं जी मैं तो सिर्फ एक दिन में एक ब्रेड का पीस और एक अंडा लेता हूँ और बाकी चाय या कॉफ़ी। यानी खाना क्या है हमने, क्या खाना है? बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं, हम जो अभी बात कर रहे थे तरबियत की, तो किसी शायर ने कहा कि आदमियत चीज़ है कुछ, इल्म है कुछ और शय, लाख तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा। तो हम जो है ना, ये जो हमने रट्टा लगवाना शुरू कर दिया हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमने उनको अच्छा इंसान ना बनाया, हमने अच्छी इखलाकियात ना सिखाई। और दूसरी तरफ लोगों को भी मैं समझता हूँ कि ये जो दिखावे की दौड़ में हम पड़े हुए हैं कि जनाब मैं तो शादी के ऊपर, हालांकि देखें क्लियर कट मैं कब समझता हूँ हमारे दीन की जो है वो तालीमात ये कहती हैं कि वो निकाह जिसमें कम से कम खर्च होगा उसमें ज़्यादा बरकत होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उलट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं नहीं जनाब, हमने तो बरी दिखानी है, हमने तो जहेज दिखाना है कि जी हमने इतना दिया है और हमने इतने तोले जो है वो जेवर लिया है या दिया है, और जो है वो इतने बड़े यानी लेवल के ऊपर हमने फंक्शन करना है और इतने ज्यादा डिशेस देनी है। यानी क्या है मकसद? मकसद ये है कि जनाब मेरी चौधराहट कायम हो खुदा के लिए। इसमें से मैं समझता हूँ जो साहिब सरवत लोग हैं, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा सादगी की तरफ आएँ। कौमें जो हैं वो सादगी से बनती हैं। कौम को अगर आप वाकई बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इसको सादगी की तरफ ले आएँ और इन कंपटीशंस में से निकलें। कंपटीशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सगीर साहब, आपकी तरफ आते हैं, अगर कौम को हम सादगी की तरफ ले आएँ, और जिस तरह कदीम ज़माने के अंदर हमारी लिमिटेड ख्वाहिशात हुआ करती थी जिसकी वजह से हमारी एक ज़िंदगी खुशगवार रहती थी, दौरे हाजिर के अंदर कितनी ज़रूरत है। हम सियासत के ऊपर तो पूरी बात करते हैं, सियासत पे मलबा डालने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम देते हैं। इंडिविजुअली आप अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी ख्वाहिशात को महदूद करते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को हम तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। नहीं, देखें बात ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लें। इसकी वजह महदूदियत और लामहदूदियत का एक तस्वर मौजूद है दुनिया के अंदर। अगर आप उसको उसके वसीतर कैनवस पे और वसीतर पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो फिर आप देखते कि दुनिया इंटरनेशनलाइज हो गई है और ग्लोबल विलेज, ग्लोबल फिनोमेना। खबर की कोई नहीं होती, खबर जो है वो अमेरिका से निकलती है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की मार्केट पे भी जाता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी से मुतासर होती है, पूरी दुनिया की सारी चीजें जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। सियासियात पे, इक़्तिसादियात पे और समाजियात हर हवाले से जो है उसका इम्पैक्ट आता है। वॉर एंड टेरर जो है
आप अमेरिका में ट्विन टावर गिरते हैं और अफगानिस्तान में उसके खड़ाक नजर आते हैं, इराक में खड़ाक नजर आते हैं, खड़ाक नजर आते हैं, जी और बाकी दुनिया के अंदर उसके मामला नजर आते हैं। फिर इसी तरह डेवलपमेंट की भी कोई सरहद नहीं है। नया फोन, आईफोन जो है वो आप देखें कि अमेरिका में बनता है और फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मिल रहा होता है। लैपटॉप है वहां पे दुनिया में मिल रहे होते हैं। कोई नया ऐप आता है पे बनता है, पूरी दुनिया के अंदर वो यूज हो रहा होता है। तो एक ग्लोबल फिनोमेना है जी आप उस ग्लोबल के नहीं रह सकते। हम कहें नहीं जी हमने सादा बन के सिंपल बन के रहना है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप जो है वो उन चीजों से ही आप मुंह मोड़ के और जंगलों में चले गए और हम कहें जी हमने पत्ते क्षते खाने हैं और हम गुजारा करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको देखना ही आपने किस तरह से उस ग्लोबल विलेज के अंदर या इस इंटरनेट हो जो दुनिया हो रही है इसके अंदर से अपना शेयर कैसे उठाना है और अपने आप को कैसे प्रिपेयर सारे उसके लिए। हम पहले बहुत पीछे रह गए, इस तरह सोच रखने लगेंगे किस्म की तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें अपने आप को अभी बहुत आगे लेके जाना है। हमने टेक्नोलॉजी रहे हैं। आप देखें हम क्यों मार खा रहे हैं? हम इसलिए मार खा रहे हैं कि चाइना में हम जो है वो 50 ट्रक जो है वो भर के भेजते हैं कपास के, या 200 ट्रक भेजते हैं किनुओं के भर के, वहां से एक ट्रक आता है कंप्यूटरों का और हिसाब बराबर हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली आपको टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को जो है वो मजीद आपको बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है और लोगों को, नौजवानों को और अपनी यूथ को और उसको वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मजबूर करना है कि वो उस तरफ लेके आए कि इनका जहन जो है, इनकी जहन साजी हो और ये कुछ साइंटिस्ट बन सके, कुछ हमारे जो है हमारे यहाँ लोग उस तरफ जा सके जो अल्टीमेटली एक टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ जो रास्ते जाते हैं और जिसके नतीजे में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं हम उनकी सब में कहीं बहुत आगे ना सही तो बहुत पीछे ना चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो क्या रहा है? हो कि हमने जो रटे लगाने वाले तोते बना दिए हैं जो बैठ है, बस उन्होंने सिलेबस को जो है वो एक खास अंदाज से वो लेते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने बैठ के उसको याद करना है और अगले दिन जाके इम्तहान दे देना है और फिर उसमें से उन्होंने वो जीपीए होते हैं। ठीक हो गया सकीर साहब, इसमें हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम, निसाब का कितना किरदार है, इस पे भी बात करेंगे। अब साहब आपकी तरफ आते हैं, पॉलिसी मेकर्स किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी क्या अहम जिम्मेदारी है इस वक्त अपनी जो मईशत है, जो मुआशी तरक्की है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने में? देखिए पॉलिसी मेकर जो हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है उनकी एक ड्यूटी होती है, उनका जो काम आता है वो तो कर रहे होते हैं और वो कर रहे हैं जी। लेकिन खाली पॉलिसियाँ बनाने से तो कुछ नहीं होता ना, आपका माशरा नहीं बन जाता। इम्प्लीमेंट ना हो चीज़ों के ऊपर, जैसे अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कानून है तो बहुत से कानून बने हुए हैं लेकिन अगर हम देखा जाए उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना होता है तो वो नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो अमल दरामद करना है, हमने करवाना है, वो बड़ा ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी होता है। इसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक तरबियत की, तो मैं ये खुद से ये समझती हूँ कि सादगी को जब हम नहीं अपनाएंगे ना, और एक ठीक है एक हमने ज़माने के साथ चलना है, हमने टेक्नोलॉजी को भी सीखना है, हमने हर चीज़ को सीखना है, लेकिन आप ये बताएं ना कि सबसे पहले साइंसदान मुसलमान ही साइंसदान तो थे, उन्हीं से तो अंग्रेज़ों ने सीखा। और आप अगर हिस्ट्री को पढ़ें तो सबसे बड़े साइंसदान वो क्या, उनके पास इतनी शोशा नहीं होगी लेकिन वही सबसे बड़े साइंसदान थे। हम हिस्ट्री को अपनी को पढ़ें, हम अपने कल्चर को देखें, हम अपनी चीज़ों को देखें कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। हम इतनी जो बुरी पोजीशन के अंदर आ गए हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक लंबी दौड़ है। हम मेहनत, हिम्मत और वो जो कोशिश थी और जो पढ़ाई थी और किताबों को रीडिंग थी और अच्छे इंसान बना, वो सब चीज़ें भूल गए, हम मगरब के पीछे लगे। हमें मगरब को छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे लगना छोड़ देना चाहिए। हमें खुद को देखना है कि हमारे बहुत बड़े बड़े साइंसदान थे, वो किस तरह बड़े लोग बने, हमें भी उस तरह से बनना है और सादगी को अपनाना है। उनके वो सादा लोग थे, इतना ज़्यादा आपका जो ये आप फिल्मों में ड्रामों में दिखाते ना लालच चवस ये चीज़ें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, जब हम ये समझेंगे, जब हम
एक अच्छी गाड़ी वाले की इज्जत करेंगे और जो पैदल चल रहा है उसकी इज्जत नहीं करेंगे, अच्छे इंसान की नहीं करेंगे, तो माशरे में बिगाड़ ही पैदा होगा। अगर हम माशरे के बिगाड़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें रिस्पेक्ट देनी है उस बंदे को जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करके अपने घर वालों को पेट पाल रहा है, बजाय उसके जो करप्शन 2 नंबर तरीके से पैसे और बड़ा वो मालदार है, उसकी इज्जत हमें ख़त्म करनी पड़ेगी और मेहनत कश की इज्जत हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तब जाके माशरे का ये बिगाड़ खत्म होगा। चेक एंड बैलेंस का होना, मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आबदा राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद हमारे बाकी मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। एक दफ़ा फिर आबदा राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सत में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि आवाम को समाजी और माशरती सतह पर हमारी जो हुकूमत है वो किस तरह से तैयार कर रही है, उनका क्या किरदार है, किस तरह से वो अपने अहम रोल जो है वो प्ले कर, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी प्रोफेसर आबिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर हम अंदरूनी और बैरूनी सतह पर देखते हैं, बेशुमार मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं और कौन सी ऐसी वजूहात है, कौन से मसाइल है, कौन से चैलेंजेस है जिसका आम इंसान को जो है, आम आवाम को, आम आदमी को, आम शहरी को ज़्यादा सामना करना पड़े, ज़्यादा मसाइल या चैलेंजेस दरपेश हैं? जी, मैं कोट करूँगा, अमेरिकन रेसलर जी थे, हैं बल्कि अभी, जेसे वेंटूरा, वो गवर्नर बने एक स्टेट के, मिनेसोटा के, ठीक है, और अमेरिकन नेवी से उनका ताल्लुक़ था और बड़े अच्छे स्टेट्समैन बने। उनका एक कॉल है जी, उसका मफहूम ये है कि हर वो काम जो लोकल सतह के ऊपर अवाम कर सकते हैं वो अवाम ही को करना चाहिए, सही, और जो काम आम आदमी नहीं कर सकते सिर्फ वही कामों को जो है वो रियासत को करना चाहिए। मसलन दिफा का काम है या करेंसी बनाने का या फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का काम है या जो है वो वजारत ख़ारजा का जो काम है। और इसके अलावा आप देखें कि अगर मतलब मेरा घर है और मेरे घर के लोग मिल बैठते हैं और वो कोई प्लानिंग करते हैं, मशावरत करते हैं और वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, तो घर बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा। बिल्कुल ऐसे। एंड वाइस वर्सा, अगर नहीं करेंगे तो घर में जो है वो लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो इसी तरह अब इसको आप ज़रा ऊपर उठाते जाएं, फिर आपका मोहल्ला बन जाता है, फिर आपका जो है वो शहर बन जाता है, फिर आपका जो है वो पूरा सूबा बनता है, फिर आपका पूरी जो है वो रियासत बनती है, स्टेट बनती है, मुल्क बनता है। तो इसका मतलब है कि पहली सतह के ऊपर तो आप ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर करना चाहिए। सही। आपको जो है वो निचली सतह तक इख्तियारात को तकसीम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और उनको इतना एम्पावर करें कि एक मोहल्ले में अगर झगड़ा होता है तो वहाँ के लोग खुद बैठ के जो है वो आपस में सुलह सफाई करें और जो है वो जो भी तस्फिया हो सकता है उसको करें। आप देखें कि कितने आपकी यानी अदालतों के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे लोगों में मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान कहा जाता है कि दुनिया में शायद पहले नंबर पे कौम है जो सबसे ज्यादा सदकात देती है, जो चैरिटी देती है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों में जज्बा तो है। तो अगर हम एम्पावर करेंगे तो एक गली मोहल्ले में जो गरीब आदमी है, जिसकी बेटी की शादी का मसला है, जिसके बेटे के रोजगार का मसला है, जिसके बच्चों की तालीम का मसला है, जिसके बुजुर्गों की सेहत का या बीमारी से लड़ने का जो है वो एक चैलेंज है, तो इसका मतलब है कि वहाँ के साहिब सरवत लोग जो हैं मिलके जब उनको सपोर्ट करेंगे तो
अब स्टेट की जिम्मेदारी देखें कितना बोझ कम हो गया। बिल्कुल ऐसे क्योंकि जिस तरह लोकल कदीम सतह जमाने पे में हुआ आपने करता था कि गांव के लोग मिल बैठ के जो बुजुर्ग बड़े थे वो प्रॉब्लम को डिस्कस जो करते थे। पंचायतें किया करती थीं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत आसान है, ये खुद हुकूमत के ऊपर बोझ कम होता है अगर हम लोकल बॉडीज को एम्पावर कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अफसोस ये है कि ये इस हुकूमत को देख लें या पिछली हुकूमतों को देख लें, जब बारी अपनी आती है डिलीवर करने की तो फिर हम भाग रहे होते हैं और फिर हम जान छुड़ा रहे होते हैं और फिर हमारे पता नहीं कौन से वो छुपे अगराजो मकासद हैं जो है ना वो आड़े आते हैं और फिर हम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते। एग्जैक्टली सगीर साहब आपकी तरफ आते हैं, इस वक्त अगर मुआशी सतह पर मुल्क को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो किस तरह से अपने रोल प्ले कर रही है मुआशी तरक्की में मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए, या हमारी आम आवाम की बात की जाए तो वो किस तरह से अपने आप को जो है अपने रिलीफ दे रही है, ख़ुद को महफूज कर रही है इस मुआशी बहरान में? देखिए, यूथ खुद से तो खुद कुछ भी नहीं कर पा रही, ना ही कुछ ऐसा मुमकिन है। ठीक है। ये जरूर है कि अल्टीमेटली हुकूमत के लेवल पे जो है ना सिर्फ ये है कि आप देखें कि मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट तो नाम ही जो है वो यूथ का लेके आई है। ठीक है। या उनका जो मंशूर और मैनिफेस्टो के अंदर आप देख लें कि यूथ के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी, लेकिन अब डिलीवर हुई नहीं हुई, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन और ये एक अलग से डिबेट है। अब देखें कि यूथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी तो नहीं रही लेकिन मैनिफेस्टो का हिस्सा जरूर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने लैपटॉप तो बांटे, उन्होंने का भी कहा, उन्होंने रोजगार स्कीम भी उन्होंने अनाउंस की, येलो कैप स्कीम भी यूथ के लिए, और भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीमें अनाउंस की, लेकिन तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, बहुत सारी यूथ जो है वो आपकी वो उस तरह से उससे मुस्तफीज नहीं हो सकी। इसी तरह आप इस को देख लें, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी यूथ की मैनिफेस्टो की हद तक, लेकिन यूथ को डिलीवर नहीं कर सकी। इनका ख्याल था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे लेकिन वो नहीं दे सके। उल्टा लोग रोजगार ज्यादा हुए। यानी दावे तो किए गए बट पूरे नहीं कर सके पूरे। और उसका नतीजे में जो यूथ है हमारी वो बड़ी बेयारो मददगार तो नहीं हम उसको कह सकते, लेकिन ये है कि वो बहुत ज्यादा बहुत मायूस जरूर मुझे नजर आई है। हम जब लोगों से बात करते हैं, उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि आप बताइए क्या आपने वोट दिया था या आप सपोर्टर थे, अगर आपको वोट नहीं भी था, तो वो कहते हैं कि नहीं, तो मुतमईन नहीं है। और मुतमईन ना होने की बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो यही है कि गवर्नमेंट ने उनको जो लारे लगाए थे और जो उनको कहा था वो उस तरह से जो है वो डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा, अब आप देखिए के अंदर यूथ के साथ उनके साथ बेवफाई होना कोई आम नॉर्मल बात है, ये पहली दफा नहीं हुआ। क्या उनको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा उनको। और पाकिस्तान देखे दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पे यूथ काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है। हमारी आपको पता है कि टोटल जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूथ पे मुश्तमिल है। तो ये आपके बात है, आपके वर्किंग हैंड्स भी हैं। दुनिया में 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं माल्थस की थ्योरी के बाद। एक तो ये था कि आबादी ज्यादा होना ये बहुत बड़ा मुसीबत है और उस को नेचर फिर अपने तौर से कंट्रोल करती है। फिर उसके ख्याल में नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, जंगों को भी जो है जो माल्थसियन थ्योरी है वो यही है कि ये नेचुरल है और ये होनी चाहिए क्योंकि इसके नतीजे में आबादी कंट्रोल होती है। लेकिन दुनिया में एक और थ्योरी है जो चाइना ने दी थी और जिसके तहत ये है कि जितने ज्यादा आबादी उतने ज्यादा हाथ, जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा काम। और ये वर्क फोर्स होती है, इसके जरिए आप तब्दीली लेके आ सकते हैं, इसके जरिए आप तरक्की के अमल को तेज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फॉर्चुनेटली हमने इन हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजतन ये है कि फिर गलत लोग आते हैं और वो इन हाथों का गलत इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर हमारा मुल्क जो है यकीनन वो गलत हाथों में चला जाता है। प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे मुल्क का बेशतर जो हिस्सा है वो यूथ है,
हमारे कौम का मुस्तकबिल हमारी नौजवान नस्ल है, तो जब तक हमारी नौजवान नस्ल अवेयर नहीं होगी, जब तक उनको यूटिलाइज हम नहीं करें, एक रिपोर्ट की तरह वो काम करें, तो कैसे हम फिर तरक्की के ख्वाब देख सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बल्कि इस पे इकबाल का फ़ारसी का एक शेर कोट करूँगा कि उसने कहा कि इल्म रा सरमाया ए साहबे नज़र नीस्त अज नकदो कमाशो से मोज़र, कि कौम का सरमाया जो है वो सोने चांदी के ढेर नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल है। फिर आगे कहा माल उ फरजंद हाय तंदुरुस्तर दिमागो सख्त कोशो चाको चुस्त। कौम का सरमाया वो नौजवान होते हैं जो विजिलेंट हों, जो एक्टिव हों, जो सख्त कोश हों। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ, देखें नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। मतलब ये एक तयशुदा बात है कि हर नस्ल जो है ना वो पिछली नस्ल को ज़्यादा अच्छा समझती है और अगली नस्ल को हमेशा नालायक समझती है। हमारी आने वाली नस्ल भी अपनी अगली नस्ल को नालायक ही समझेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल मायूसी वाली बात नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। और मैं तो कहा करता हूँ कि हमारा एटम बम इतना अहम नहीं है जितना अहम जो है वो हमारी ये यूथ है, हमारी ये नौजवान नस्ल है। तो इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, इनको आप विजन दें। हैं अगर जमा हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो ये तो जो है वो आप सिकंदरी का दर्जा पा सकते हैं जब आपने कौम के नौजवानों की तामीर कर दी। तो एक बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि आप तामीर सीरत की तरफ आएँ, आप किरदार साजी की तरफ आएँ, आप अपने नौजवानों की फ़िक्री तरबियत का एहतमाम करें। यानी मुझे आप बताएं ज़रा, आप जो फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हैं वो आप करवा रहे हैं जी। आप कहते हैं जी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ ला रहे हैं, ब्लॉकचेन करवा रहे हैं। मुझे कहीं ये भी तो नज़र आए कि आप कहें कि जी हमने बच्चों की तरबियत साजी के लिए ये काम किया है। अभी आप देखें ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है, 18 साल नौजवान ने पबजी में, वो कहता है जी मैंने मतलब मेरे मैं प्रेशराइज हो गया, मैं हार रहा था गेम में, तो उसने उठा के अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, बहनों को कत्ल कर दिया, भाई को कत्ल कर दिया। हम क्या करते हैं, हम पाबंदी लगाते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो गवर्नमेंट फिर वो अदालत से स्टे ले लेती है। यानी अब ये जो गेमिंग माफिया है ये भी एक पूरा माफिया है। ऐसे यानी जैसे था ना कोल्ड ड्रिंक्स जो थी, वो कभी ये कहते थे कि वो इतने ताकतवर हैं कि डॉक्टर कहें भी कि ये जी नुकसानदेह हैं, लेकिन आप उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। डिफरेंट एक्टिविटीज से यूथ के माइंड को हाईजैक किया जा रहा है, उनको उनके टारगेट से हटाया जा रहा है। बात ये देखें, सरमायादार का कोई मजहब नहीं होता। उसको ये नहीं पता कि मेरी गेम से किस बच्चे के ऊपर क्या नफसियाती असर होगा। उसको पैसे चाहिए, वो तो पैसे कमा रहे हैं, ये हमारा काम है। अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना ने हफ्ते में बाउंड कर दिया है यूथ को कि जी आप 3 दिन खेल सकते हैं गेम और 2 घंटे खेल सकते हैं। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि अवाम में समाजी लिहाज से, मुआशी तौर पर जो सियासत है उसका क्या किरदार है, किस तरह से वो आवाम को तैयार करती है, किस तरह से अपने रोल प्ले कर रहे, इस पर इन डिटेल बात की जा रही है। जी प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी, आप यूथ के हवाले से बयान कर रहे थे कि उनका एक टारगेट, एक विजन सेट करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी की जहाँ तक हम बात करते तो कहीं ना कहीं वो हमारी यूथ को, हमारे आवाम को उनके टारगेट से हटाने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस का, डिफरेंट गेम का इस्तेमाल कर, इस बारे में आप बयान करते, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं एक वाकया कोट करूंगा कि एक शख्स ने इंटरव्यू के लिए कुछ नौजवानों को बुलाया। ठीक है। तो एक नौजवान आया तो उसने उनसे पूछा कि आपने वाइकिंग ड्रामा देखा है? उसने कहा जी देखा है। आपने कहा जी, वो उसने पूछा आपने गेम ऑफ थ्रोन्स वाला पूरा सीरियल्स देखी है? हाँ। जो सारी उसकी अक्सात जो है, उसने कहा जी देखी है। उन्होंने कहा अच्छा आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है? उसने कहा जी देखा है। अच्छा। उसने कहा आपने हम कहाँ के सच्चे थे वो देखा है? उसने कहा जी देखा है। अच्छा। उसने कहा तुम मेरे पास तुम हो ये सारी अक्सात देखी हैं? उसने कहा जी देखी हैं। उसने कहा जाओ फिर छुट्टी करो।
उसने कहा जी ये क्या बात हुई? हाँ। मैंने ये देखी है तो आप मुझे कह रहे हैं छुट्टी करो। हाँ। उसने कहा कि अगर तुमने ये सारा कुछ देखा है हाँ। तो इसका मतलब है कि तुम्हें वक्त की अहमियत का कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं, तुम्हें तुम्हारे पास वक्त की कदर ही नहीं है तुम्हारे नज़दीक। सही। तो अब जो है इसका मतलब है कि तुम मेरे इदारे को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। जिस बंदे को वक्त की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होगा वो किसी को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये समझता हूँ अपने हमारे नौजवानों को जो है वो ये एहसास करना चाहिए कि ये वक्त बहुत कीमती है। मुझे एक ब्यूरोक्रेट है मेरे एक दोस्त, जी। वो बताते हैं उनके सारे भाई माशाल्लाह उनमें 2-3 ब्यूरोक्रेट हैं, 2-3 सही। बाहर हैं और सही। सारे कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर जी। में पढ़ा करता था तो मैं दोस्तों के साथ हम निकलते खाना खाने के लिए तो मैं चला जाता, सही। लेकिन जब मूवी देखने के लिए जाते तो मैं बहाना कर लेता या मैं एक्सक्यूज कर लेता। क्यों? मेरे पेशे नज़र होता था कि यार चलो खाना तो खाना ही है और वो तो आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, लेकिन फिल्म 3 घंटे की है, मेरे पास वक्त कीमती है। तो वो कहते हैं कि ये हमारी जो सोच थी, ये अप्रोच थी, इस वजह से आज हम सारे भाई कामयाब हैं। सही। तो वक्त जो है ना, इसके बारे में किसी ने कहा, एक आलिम दीन को कहा गया कि आओ यार बैठे गपशप करें। हाँ। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम सूरज को रोक लो। तो उन्होंने कहा सूरज तो नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा फिर वक्त तो गुजर रहा है ना। जी। तो इसकी मिसाल तो इमाम शाफी ने दी है कि वो बर्फ वाले से बिल्कुल, कि बिल्कुल। उससे पूछो कि बर्फ पिघल रही है तो ये तो नहीं रुकनी, इसने हाँ, तो पिघल इसने जाना है। तो तो पिघलना वक्त है, जो है लेकिन- वो उसने सर्फ हो जाना है, Exactly, उसने वो तो निकल नहीं जाना है। रुकेगा, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ हमारे नौजवानों को जो है वो ये एहसास करना चाहिए, ये बैलेंस कायम करना चाहिए। हमारी स्टेट को भी इस हवाले से, अभी वीडियो गेम्स की बात हो रही थी, कल मेरी बेटी मुझे ना एक वीडियो दिखा रही थी, ठीक है। एक 5-6 साल का बच्चा, अंग्रेज बच्चा, उससे पूछा जा रहा है, उससे पूछा कि क्या बनोगे? तो उसने कहा आई वुड लाइक टू बी अ सीरियल किलर, यानी मैं कातिल बनूंगा। कातिल बनूंगा। और वो बड़े फख्र से ये कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसलिए कि वो वीडियो गेम्स खेलता है और उसके एक मॉडल जो है टेक्नोलॉजी जिसका मस्बत इस्तेमाल करना चाहिए, उसका नेगेटिव यूज करके हमारे आज के दौरे हाजिर में देखे तभी अदम बर्दाश्त जैसी चीजें हमें देखने में आ रही। हाँ, अच्छा इसमें भी मैं एक और, मैंने अभी जैसे मैं पहले कह रहा था कि देखें हमारी स्टेट को चाहिए नहीं कि वो कोर्सेज बनाए, जैसे जदीद अलूम को पढ़ाना ज़रूरी है वैसे ही अदब पढ़ाना ज़रूरी है, वैसे इखलाकियात पढ़ाना ज़रूरी है। बिल्कुल। एक तो हमने, ज़ाहिर है हमारे अंग्रेज़ जब हुक्मरान थे उन्होंने अरबी और फ़ारसी से हमारा रिश्ता काट दिया। अब देखें हमारा बहुत सारा जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थी ना, जो जहाँ से हम सीखा करते थे, वो तो शेख सादी थे, वो रूमी थे, उनकी हकायात थी, कुरान हदीस था, सुन्नत था, हमारी तारीख थी, वो सारा रिश्ता हमने काट दिया। अब हम कहते हैं जी हमें अदम बर्दाश्त नहीं है। और भाई आप जब वो क्या कहती है, सॉफ्टवेयर है ना, हाँ। इस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है, तो जैसा सॉफ्टवेयर आप डालेंगे हार्डवेयर वैसे ही परफॉर्म करेगा ना। तो हम डाल क्या रहे हैं? हम मतलब जो है वो जब नफरत और तासुब डालेंगे तो हम कहें कि जनाब मोहब्बतें लोग बांटें, तो ये नहीं होगा। ऐसा फिर मुमकिन नहीं होगा। अहमद साहब आपकी तरफ आते हैं, हमारे यूथ का एक गोल, एक विजन सेट होना चाहिए। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि वक्त की अहमियत उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम और तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दौरे हाज़िर के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत हमें देखने में आ रहा है। जहाँ समाजी और मुआशी तरक्की में हम सियासत की बात करें, क्या ही बात हो कि पहले हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल, हमारा जो आम शहरी है उसके अंदर शऊर बेदार हो, तो सियासत की जिम्मेदारी की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल। देखें फिर भी सियासत के साथ साथ आपको उनको पहले तो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन के जो लेवल्स हैं वो आपको, और जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का लेवल स्टार्ट हो जाता है वालिदैन की अपनी ख्वाहिशात थोप। यानी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो खुद डॉक्टर नहीं बन सकते तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, खुद इंजीनियर नहीं बन सकते ये बनाना चाहते हैं। तो वो अपनी ख्वाहिशें उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। नतीजतन ये होता है कि वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो, और दूसरी तब क्रिएट होती है जब उनको उनकी मर्जी का और मुआफिक वो जो एनवायरनमेंट है वो नहीं मिलती। ठीक है। वो जो माहौल है, हाँ। आप अगर ये उस्ताद खड़ा है मारपीट कर रहा है तो आप सोच नहीं सकते कि आपके पास अच्छा मुआशरा जो है तरतीब पाता है। बिल्कुल। लिहाजा आपको टीचर्स के लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे, और फिर उसके बाद जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो फिर उनको वो जो रिक्वायर्ड जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और इसके लिए आपको पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। पॉलिसी मेकिंग
बात मेरी ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ कहाँ पे क्या डिमांड है और जी हमें उसकी सप्लाई है। जी। यानी आप देखिए कि एक वक्त था कि लोग धड़ाधड़ जो है वो एमबीए करते चले जा रहे थे और बैंक्स कम थे। हाँ फिर हाँ। एक वक्त आया कि लोग धड़ाधड़ जो है वो उन्होंने कंप्यूटर किया, उन्होंने एमसीएस किए, लेकिन मार्केट में कंप्यूटर की नौकरियां नहीं थी। बिल्कुल फिर ऐसे। एक वक्त आया बढ़ते चले गए, लेकिन चैनल्स सिकुड़ रहे थे, चैनल्स बंद हो रहे थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज खत्म हो रही थी, अखबार और रेडियो जो है वो भी उसकी वजूद जो है वो खतरे में नजर आ रहा था, जबकि लेकिन मैस काम की तादाद बढ़ती चली जाती थी। जी सो आप क्या समझते हैं कि जब लोग मैस काम करके, एमबीए करके और जब इस तरह की डिग्रीज लेके बाहर आएंगे तो फिर उनको मार्केट सुकड़ी हुई मिलेगी, तो लामाला वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन उनको उसमें इंक्रीज जो है वो हो जाती है। जी। लिहाजा मैं समझता हूं कि इसमें पॉलिसी मेकिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हम अपनी यूथ को इसलिए नहीं सुधार पा रहे, और कैरियर काउंसलिंग नहीं है, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपने क्या पढ़ना है। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हम अपनी यूथ को लेके ही नहीं जा रहे। हमने उनको सबने जो है कोई मास्टर्स की डिग्री जो है, फिर उसके बाद वो एमफिल कर लेते हैं। एक जी जमाना था एमफिल कोई टावा टावा आपको मिलता था, हर बंदा जो है वो एमफिल, छोटी सी नौकरी होती है उसके लिए मास्टर्स और एमफिल लेवल के लोग जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। पीएचडी करके देखेंगे खान साहब के घर के बाहर जो है वो लोग मुजाहरे कर रहे थे कि जी। हमारी खबर ये हम कहाँ जाएं ये डिग्रियां लेके पीएचडी हाँ की जो है। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा बहैसियत मिन हसन कौम के हमने अपने पढ़े लिखे लोगों को किस तरह से खपाना किस है तरह अपने से मार्केट के। एग्जैक्टली बिल्कुल। और अहमद साहब, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए, हमारे स्पेशली यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ के लिए जो सबसे अहम चीज है कि आप भेड़ चाल का शिकार ना हो। आप सिर्फ इसी वजह से वो वाला सब्जेक्ट ना आप पढ़ना शुरू कर दें कि आपके जी दोस्त ने उसकी जगह पे दाखिला लिया है और आपको लग रहा है कि आप भी शायद उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। आपको खुद देखना चाहिए आपकी टेंडेंसी क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका आईक्यू लेवल कितना बेहतर है। और फिर उसके बाद जो है आप जरूर काउंसलिंग लें किसी से, किसी बड़े से, चाहे बिल्कुल। कोई टीचर है, चाहे कोई घर का बड़ा है, उससे पूछें एग्जैक्टली कि आप काउंसलिंग क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अहमद सगीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर आबिद साहब, आपकी तरफ आते हैं, टाइम शॉर्ट है। आपसे जानना चाहेंगे आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुल्क में, तकरीबन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं में देखें, मसले मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो तो यकीनन चलते रहेंगे। तो किस तरह से आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि ऐसे कौन से अवामल, कौन से पहलू मद्देनज़र रखे जाएँ ताकि ये जितने भी मसले मसाइल हमें सामना जिनका करना पड़े, इनको हम फेस कर सकें, इनके हल निकाल सकें? शॉर्टली जवाब चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी 2020 का गूगल एनालिटिक्स देख लें। हाँ वो कहते हैं 2020 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड सर्च किए गए वो यूएसए इलेक्शंस थे। तो मैं ये नौजवानों को जो है वो मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप अमेरिका की फ़िक्र छोड़ दें, आप अपने मुल्क की फ़िक्र करना शुरू करें। हाँ। बल्कि मुल्क की फ़िक्र ये है कि आप अपनी फ़िक्र करना शुरू कर दें। आप अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो आप सच बोलना शुरू कर दें, यही पाकिस्तान की खिदमत है। आप ईमानदारी शुरू कर दें, आप अपनी शख्सियत की तामीर शुरू कर दें। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत और कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आबिद साहब, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। जब हमारी अपनी इस्लाह हो जाएगी तो यकीनन हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में हम अपना अहम रोल जो है वो प्ले कर सकेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।